राजस्थानी। अच्छा, राजस्थानी में कोई भी लैंग्वेज किसको आती है? चलिए। नहीं, उसका न्यूमेरिक ज्ञान सबसे ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसने शतरंज को चुना। ऐसा नहीं है, हर आदमी चांद से नहीं जाता, कहीं भी चांद से नहीं जाएगा। आज मैं आपके हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का कोर्स कराती है, जो बीएससी कराती है एग्रीकल्चर से, अभी हमारे माननीय महोदय जो काउंसलर थे उन्होंने कहा था कि सारी कर सकते हैं। जीवन में बंधन मत रखो। अगर आपको कुछ करना है तो जीवन में ऐसे करो, एक लंबी सांस लो। यानी कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस एक दिन का काम नहीं है, कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए। समझ रहे ना, केवल सब्जेक्ट चूज करने के लिए नहीं। की तो पढ़ाई आज नहीं तो कल करनी है, चाहे आप कुछ भी कोई भी फील्ड में हो, बट आपको आने वाले टाइम में स्टडीज करनी है, डजेंट मैटर कितने। और स्पेशली जब आप उस चीज़ में हाई लेवल पे चले जाते हो ना, अगर आपको सिंगर भी बनना चाहते हो तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा नहीं, मेरा इतना स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी था, मेरा ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी था। तो आपकी स्टडीज़ चलती ही रहती है। सो आई बिलीव कि हम सभी सिबलिंग्स ने तो आज तक हमारी कंटिन्यू स्टडीज़ चल रही है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि आज मेरा भाई इतना बढ़ गया है कि वो टीवी पर उसका नाम आता है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि मेरी सिस्टर यूट्यूब पे लाखों व्यूज़ लेती है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि मैं हर दिन 11-12 न्यूज़पेपर मंगाती हूँ। बट हमारी स्टडीज़ आज तक रुकी नहीं है। तो सोचिए, जब स्टडी आज तक चल रही है तो स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है। सो बेटर आज ही से हम एजुकेट होते हैं। बट नाउ द थिंग इज दिस कि मैम, पढ़ना तो हम सबको है, करियर तो हम सभी चाहते हैं, बनना तो हम यही सब चाहते हैं, पर पढ़े कैसे? ये पढ़ाई बहुत बोरिंग है हमारे लिए, इजंट इट? मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों को, मैं एक्टिव लोगों को ही सुनाती हूँ, सुनाई नहीं आ रही मुझे। अच्छा, स्टडीज बोरिंग है या नहीं है? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि स्टडीज बोरिंग है? रेज योर हैंड्स। कितने बोल? अरे कम ऑन, बी ऑनेस्ट। मेरे लिए भी स्टडीज बोरिंग थी, आपकी एज में थी ना, तो मेरे लिए बहुत बोरिंग थी। आप बताइए, ईमानदारी से बताइए। अच्छा, आप सबको एंटरटेनिंग लगती? एंटरटेनिंग होती तो बात ही क्या होती है। ऑलराइट, सो इसी को देखिए, जो इंस्टीट्यूशन का नाम इन्होंने बताया है, तो इट इज समथिंग लाइक एड्यूटेनमेंट। इट्स लाइक एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। इजंट इट ऑसम? एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट मतलब हम पढ़ाई के साथ साथ, हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेट कर करके समझाओगे सर, डोंट यू वरी। हम पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करेंगे, मतलब पढ़ाई बिना मस्ती के नहीं। सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है, आपको किस तरह से मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पेंटिंग बहुत पसंद है, इज़न्ट इट? मुझे तो सिर्फ पेंटिंग ही करनी, मुझे और कुछ मत बोलो। सो लेट्स ट्राई विद दैट। डायग्राम्स बनाओ, उससे पेंट कर, वहाँ से स्टार्ट करो, स्लोली ग्रेजुअली। आपको पता है, हमें वही सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है जिसमें हमें सब कुछ आता है, बाकी जिसमें हमें नहीं आता हम उस सब्जेक्ट को टच भी नहीं करते। तो हम वही से शुरू करते हैं जहाँ से। सो रिलैक्स, आप सबको रिलैक्स रहना चाहिए। सो ऑन, अप, अबव, अपॉन, ओवर, ये सब सोच कर बोला कि इसमें से क्या यूज करें। चलो फिर इंग्लिश बोलते ही नहीं। सो कहते हैं इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे इजी लैंग्वेज है, बट मोस्ट कंफ्यूजिंग। इससे कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, और कंफ्यूजन की वजह से हर इंसान हेजिटेट होता है बोलने में, कि ऐसा ना हो कि इसकी जगह मैं ये बोल दूँ। सो इसी को हम वेरीफाई कैसे करेंगे? हर सब्जेक्ट में वे होता है, एक्ट होता है। मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में मेरी मास्टर्स है, तो उसमें आपको इजीली बता सकती हूँ, बट हर सब्जेक्ट में आप एक्ट के थ्रू याद कर सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वैसे तो मेरी बहन कहती है कि पहले से माइक फिट है, और ये भी बात सच है कि जब आप तेज बोलते हो तो सुनने की जो क्षमता होती है ना कम हो जाती है, इसीलिए थोड़ा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आप लोग तेज बोलिए, ठीक है? सो अब मैं चाहती हूँ कि आप एक्ट करो, ठीक है? अब हम इसको ट्रांसलेट करके नहीं सीखेंगे, ठीक है? तो अब तक हमने सोचा ट्रांसलेट करके, बट अभी आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो, हिंदी तो सभी बोलते हैं, आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। मैं बोल रही हूँ मुझे कम सुनाई देता है, फिर आप जरा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, थोड़ा तेज बोलिए लगेगा। हाँ, तो यही मैं पूछ रही थी कि आप सबको हिंदी आती है? ये हुई ना आवाज़।
और कौन कौन सी लैंग्वेज? हाड़ों की किसको आती है? राजस्थानी। अच्छा, राजस्थानी में कोई भी लैंग्वेज किसको आती है? चलिए, अब आपने जब हिंदी सीखी तो उसके लिए कोई ट्रांसलेटर यूज किया था? आपने डायरेक्ट एक्शन के थ्रू सीखा, isn't it? तो इंग्लिश को भी हम ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है? सो एक्शन के थ्रू हम कैसे करेंगे? सिंपल, जो हम एक्शन करेंगे उसका मतलब वही होगा, ठीक है? तो सब एक बार हाथ ऐसे करेंगे। तो शर्माना नहीं, शादी तो मेरी होने वाली है, की तरह किसी को शर्माना नहीं है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से ऐसे करेंगे, सभी करना है, सभी जो भी बैठे हुए सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब पार्टिसिपेट नहीं करते मुझे मजा नहीं आता, ठीक है? जोर से किस चीज को करके मैं थकता या थकती नहीं, आई एम नॉट गेटिंग टायर्ड, ओके? उससे जिससे आपको एक्सर्शन नहीं होता, उसी चीज को आप एक बार प्रैक्टिस करो और उसी चीज को करके धीरे धीरे सीखना शुरू करो। एक बार आपको चीज आने लगी, उस सब्जेक्ट में अपने आप ही इंटरेस्ट है। सो आई बिलीव मेरे लिए आप सभी को जिस एज में आप हो, यही मेन करियर गाइडेंस की सबसे पहले आप जिस क्लास में हो जाओ उसे अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि 12th तक तो इट्स रियली कंपल्सरी। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप 12th के बाद जाते हैं, उसके बाद कॉलेज में आगे जाके कुछ नहीं होता, आपको 7 से लेकर 12th तक की किताबें उठानी पड़ती है। तो बेटर है कि अभी से ही आप स्टडी करो, अच्छे से उसमें फोकस करो और फाइंड आउट करो। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता आपके एम्बिशंस क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं होता। हमने बहुत सारे, हम सभी के ऐसे होते लाइफ में, हम लाइक क्वालिफाइड किसी में होते हैं और बनते कुछ और। सो इट डजंट मेक, अभी मेरा जो हुआ लिटरेचर में हुआ, पर ज़्यादा जो मुझे डॉक्टरेट मिली वो फिलोसफी में मिली। एंड मेरी जो बुक भी पब्लिश हुई है वो हिंदी में हुई है, हिंदी वर्ड से हुई है। तो अभी लाइक पीपल आर सो कंफ्यूज कि ये कैसे जो इंग्लिश पढ़ाती है उसके आर्टिकल्स हिंदी में लिखे हुए आते हैं। सो ऐसे ही होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आपका टैलेंट किस पे, उसमें फर्क पड़ता है कि आप उसमें कैसे कर सकते हो। तो अभी से आप करो और करते रहो, अपने आप आपको इतनी सारी चीजें करने को मिलेगी और वन फाइनल डे वो जरूर आएगा जहाँ पे नहीं, उसका न्यूमेरिक ज्ञान सबसे ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसने शतरंज को चुना। ऐसा नहीं है, हर आदमी चांद से नहीं जाता, कहीं भी चांद से नहीं जाएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, चांद से थोड़ी खड़ा हूँ। आज गिरिराज जी स्टेज पे खड़े थे, चांद से प्रिंसिपल थोड़ी बने, नहीं, उन्होंने मेहनत की उस चीज के लिए। चांद से कोई भी आदमी कोई भी काम को नहीं करता है, उसका टैलेंट के ऊपर वो काम होता है और उसकी एम्बिशंस के ऊपर काम होता है, और वो चाहता क्या है इसके ऊपर काम। हम तो हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नौकरी लगाना चाहते हैं, दुनिया का बेस्ट बच्चे बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बताओ घर में 3 लोग होते हैं, क्या तीनों बेस्ट बच्चे बन जाते हैं? बचता है ना एक आध, तो क्या माँ बाप ने उसको पैसा नहीं दिया, स्कूल नहीं दी, फीस नहीं भरी उसकी, तो नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि उसने अपने टैलेंट को नहीं पहचाना। उसने वही पाथ यूज किया जो उसके ब्रदर ने किया, सिस्टर से किया। प्रेशर रहता है, पेरेंटल का प्रेशर रहता है, नहीं यही करोगे तुम तो हमने बोल दिया तुमसे। ऐसा नहीं, आप अपने टैलेंट को पहचाने। बाकी बात करूंगा मैं आगे स्लाइड में कि जिस टैलेंट के लिए आप बने आप उसी को करें। नेक्स्ट स्लाइड। करियर काउंसलिंग जैसा कि मैं कर रहा हूँ, वैसा हम यूनिवर्सिटीज में करते हैं, बाहर भी जाता हूँ मैं। तो करियर काउंसलिंग क्या है, तो मैंने तीनों चीज बता दी आपको। Career counseling, also known as a career guidance, is counseling designed to help with choosing, changing or living a career and is available at any stage of the life. Counseling कोई भी कर सकता है, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। उसने मैथ्स लिया, वनस्थली में 3rd ईयर में कंप्यूटर पढ़ रही है। अब वो कहती पापा मेरा तो अब मन इसमें कम लग रहा है, कुछ और करती तो बढ़िया था। यानी कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस एक दिन का काम नहीं है, कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए, समझ रहे ना? केवल सब्जेक्ट चूज करने के लिए नहीं, ये हमेशा चाहिए, हमें हेल्प और गाइडेंस हमेशा चाहिए। तो कैसे चुने उसका मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। जब आप 10th की मार्कशीट आ जाए ना, उससे पहले नहीं सोचे। 10th तक आपको क्या सोचना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे घर की क्या जरूरत है और मुझे क्या पढ़ना है, उसके बारे में ही सोचें। अपनी किताबें, सिलेबस है उसको पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें। फिर खेलें, खेलने का मन कर रहा है खेलें, और ऐसा नहीं सारे दिन खेलते भी नहीं रहे, सारे दिन पढ़ते भी नहीं रहे। कुछ 1-2 घंटा खेलें,
एक दो घंटा माँ बाप के काम में हेल्प भी करें, खेती का काम है तो खेती का, घर का है तो घर का, और अपना ईमानदारी से मेहनत करें। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मैं फल अपने आप दूंगा। तो ईमानदारी से अपना कर्म करो। 10वीं क्लास तक क्या करना है? अपना कर्म करना है, ईमानदारी से कर्म करना है, माँ बाप की हेल्प करनी है, उनकी बातें सुननी है और कहना मानना है, अच्छे बच्चे बनना है। ठीक है, ये काम करें। 10वीं की मार्कशीट को देखें सबसे पहले, मेरे नंबर किस सब्जेक्ट में कितने हैं। यदि आप बीमार या कोई और प्रॉब्लम नहीं थी तो अलग बात है, वो तो आपने पूरी मेहनत की तो नंबर देखें कितने आए हैं। दूसरा तरीका ये, एक तो नंबर देखें, दूसरा मैथ्स से मान लीजिए मेरे को मैथ्स में से कितने % क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे सवाल कर लेता हूँ या 90% या 80%। 80% सवाल यदि आप कर लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स ले लेना चाहिए। और यदि आपके नंबर CBSE में 90 से ज्यादा और राजस्थान बोर्ड में 85 या 80 नंबर से ज्यादा है तो आप मैथमेटिक्स ले लें। लेकिन उसके साथ इंग्लिश को देखें, इंग्लिश को देखें। इंग्लिश में बहुत कम नंबर नहीं होने चाहिए। यानी प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं आप, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट साउंड होने चाहिए। इनमें कमजोर पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल बच्चे के 55 नंबर आ रहे हैं, उसको जबरदस्ती बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दिला देते हैं। वो नहीं करनी। सबसे पहले आप देखें मेरी रुचि किस में है, मेरे नंबर कैसे आए हैं, उसके हिसाब से सिलेक्शन करें। हमें अच्छे तो बहुत चीजें लगती हैं, पर उतनी हमारी हिम्मत भी है कि नहीं। भाई मैं चाहता हूं कि एक बोरी उठा के ले जाऊं, यहां से अभी बस स्टैंड तक ले जाऊं, पर मेरे में दम कितना है, जोर कितना है, वो भी तो देखो, मेरा शरीर कितना साथ देगा। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं या 20 किलो उठा सकता हूं। तो अपनी क्षमता को देखें, अपनी कैपेबिलिटी को देखें कि हमें समझ में भी आता है कि नहीं आती। जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो चीज हमें समझ में नहीं आती पहले ही डिसाइड कर ले, भाई ये तो हमें समझ में नहीं आ रही, अब कुछ और देखें। ऐसे ही माता पिता के लिए बच्चे पे दबाव नहीं बनाए। सबके बच्चे इंजीनियर नहीं बनते, सबके डॉक्टर नहीं बनेंगे, सबके IAS नहीं बनेंगे। जिस बच्चे में टैलेंट है, जो मेहनत कर रहा है, वही बनेगा। सीधी सी बात है। तो जबरदस्ती ज्यादा सपने पालने की जरूरत नहीं है। अपने आप के दिमाग में भी बोझ रखो, माँ बाप भी बोझ बनाए रखें, समाज भी बोझ बनाए रखें, ऐसा काम नहीं करिए। जो सहज हो, सरलता से हो रहा हो, वो काम करिए। प्रसन्न रहें, खुश रहें, लेकिन एक निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए, खेल कूद में रोजाना थोड़ा बहुत टाइम दें। फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे योगा करते हैं, चाहे खेलते हैं, चाहे खेती का काम करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत टाइम दें। सभी बच्चे अलग हैं, सारे बच्चे अलग अलग हैं। सारे बच्चे एक कॉमन कोर्स कैसे पढ़ लेंगे? संभव नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैथ्स और बायोलॉजी लोगे तो ही अफसर बनोगे, नहीं। आर्ट्स लेते हैं वो बच्चे IAS RS बन जाते हैं। लगातार मेहनत करते रहो उस क्षेत्र में। संस्कृत का जो प्रोफेसर बनता है और इंजीनियरिंग का जो प्रोफेसर है, दोनों की तनख्वाह सेम है। हिंदी के प्रोफेसर की तनख्वाह भी मेरे बराबर ही है, तो कोई फर्क नहीं है। दूसरा, पहले हम पढ़ते थे, BA किया, B.Ed किया, टीचर लग गया, उससे आपकी पूरी जिंदगी चल जाती थी। दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। क्यों? चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मशीनें बदल जाती है, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। आप फोन को देखो, पहले एक फोन आता था, उसमें से डायल करते थे ऐसे, ठीक है, फिर आया पुश बटन वाला, बटन डायल करते थे ऐसे, पुश बटन। अब ये क्या आ गया? गूगल, उसको फोन मिलाना, मिल जाता है। एक नंबर दबाओ तो मम्मी को, 2 नंबर दबाओ तो पापा को, 3 नंबर भैया को, 4 नंबर चाचा को। हो जाते हैं ना ऐसे भी। टेक्नोलॉजी बदल गई। आप, हमारा दुर्भाग्य भी रहा कि हमारी तरफ के जो स्कूल है, अधिकतर स्कूलों में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट अभी तक नहीं रहा है। पिछले साल ही कुछ स्कूलों में अभी शुरुआत हुई है एग्रीकल्चर साइंस की। तो दिन दूर नहीं है जब एग्रीकल्चर में भी हमारे समाज के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़ेंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे निश्चित रूप से। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एग्रीकल्चर में आप किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्रीकल्चर को अपना कैरियर के रूप में चुन सकते हैं।
आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं और जिन्होंने अपने करियर का चुनाव कर लिया है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसके बारे में उन्होंने निर्धारण कर लिया है? एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है, जो लोग इसमें से साइंस से हैं वो 12वीं के बाद भी एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं। 12वीं के बाद JET का एक एग्जाम होता है, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट जिसको कहते हैं, JET, जिसके माध्यम से आप राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थान में हैं, जिनमें आप जा सकते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के लिए। BSc एग्रीकल्चर का कोर्स होता है और एक ICAR का एग्जाम होता है जिसके माध्यम से आप ऑल इंडिया की 75 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। शायद आपको ये भान भी नहीं होगा कि 75 ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का कोर्स कराती है, जो BSc कराती है एग्रीकल्चर से। अभी हमारे माननीय महोदय जो काउंसलर थे उन्होंने कहा था कि 2000 स्टूडेंट्स शायद करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में हैं जो एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, वो आगे जाके शायद क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कृषि क्षेत्र जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि हमारी ये मजबूरी हो गई है कि छोटी जोत में हमें ज्यादा उत्पादन करना है ताकि इस जनसंख्या का पेट हम भर सके। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये काम करेगा एक कृषि अधिकारी, ये काम करेगा एक सहायक कृषि अधिकारी, ये काम करेगा एक कृषि अनुसंधान अधिकारी। और इन पोस्टों पे जाने के लिए हमें एग्रीकल्चर को समझना होगा, एग्रीकल्चर को पढ़ना होगा। मैं आप सबसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कृषि क्षेत्र में जाएं, लेकिन जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो किस तरह से जाएं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि 10वीं पास करके आप सीधे 11वीं में एक सब्जेक्ट होता है, जैसे बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसी प्रकार से एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर साइंस। ये साइंस का ही एक पार्ट है। यहाँ पे जाके हम एग्रीकल्चर में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास बायोलॉजी या मैथमेटिक्स है तो JET और ICAR का एक एग्जाम देके हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में जाने के बाद हम क्या करें? एग्रीकल्चर में जाने के बाद जैसे हमने 12वीं कर ली, 12वीं के बाद हमारे पास सबसे बेसिक जो जॉब है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो फील्ड लेवल की जॉब है, जो 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपकी 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो आप एग्रीकल्चर में इस प्रकार से जा सकते हैं। बाकी तरह तरह के मोटिवेशन और ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे पढ़ी है। मैं कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ परीक्षा देते हैं हम और कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो कुछ मुख्य समस्याओं को जो फेस करते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा कर लूँ, क्योंकि वो समस्या मैंने फेस करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के भी दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा। एक कंफ्यूजन, एक शब्द सुना होगा आपने, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन का क्या मतलब होता है? जब हमारे सामने 2 से अधिक विकल्प होते हैं और इस दो से अधिक विकल्पों में से हमें एक विकल्प का चुनाव करना है तो वो हमारे सामने कंफ्यूजन है। तो हम भ्रमित कहाँ होते हैं? हम जब पढ़ाई करने लगते हैं तो शायद जो समस्या मेरे साथ आई आपके साथ भी आती होगी। मैं GK पढ़ने लगा या मैं हिंदी पढ़ने लगा या इंग्लिश पढ़ने लगा, उस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक विचार आया। जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, फिर आधा घंटा पढ़ा मैंने, आधा घंटा पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया यार ये तो मेरे को आती है, इसको मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे तो इंग्लिश पढ़नी चाहिए इस समय। फिर मैं इंग्लिश पढ़ने लगा, यार ये तो टफ है, इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक तरीका आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो भी आपके सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि कोई एग्जाम देने जा रहे हो उसमें आपके पास इंग्लिश है, GK है और हिंदी है, इस प्रकार के 3-4 सब्जेक्ट है, तो आप क्या उनका एक टाइम टेबल डिसाइड करें। टाइम टेबल का ये मतलब नहीं है कि मुझे 7 से 9 बजे तक हिंदी पढ़नी है, 9 से 11 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है। उस सीमाओं पे बनने से तो क्या होता है कि फिर हम 7 से 9 बजे में दूसरा काम आ गया तो हमारा क्या होता है, वो छूट जाता है टॉपिक। तो हमें क्या करना है, एक स्लॉट डिसाइड करना है कि मुझे सुबह के समय 7 से 12 बजे के बीच में 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। वो 2 घंटे चाहे 7 से 9 हो, 9 से 11 हो या 10 से 12 हो, कभी भी हो,
लेकिन मुझे 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, चाहे उसे मैं स्लोस में आधे घंटे के स्लोस में ले लूँ। इस प्रकार से हम लोगों को इस प्रकार से स्टडी करनी है। और 1, 2, 4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरपीएससी का एग्ज़ाम आप सबने दिया है, आरपीएससी का हम एग्ज़ाम देते हैं। आरपीएससी से ही मैंने 4 चीज़ें निकाली है। हमें पढ़ाई करने के लिए, हमें एग्ज़ाम फाइट करने के लिए और हमें सक्सेस होने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आर का मतलब है रिस्क लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं एग्रीकल्चर साइंस में गया तो मैंने रिस्क लिए। यहाँ से कोई भी स्टूडेंट्स, शायद मेरे से पहले एग्रीकल्चर साइंस में मुझे नहीं लगता कि कोई गया था, तो एक मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं था प्रॉपर, तो एक रिस्क थी। लेकिन रिस्क लेनी जीवन में जरूरी है। दूसरी चीज है पी का मतलब पेशेंस। हमें धैर्य रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो आज धैर्य रखा है और सुबह से आप यहाँ जम के बैठे हुए हैं, आप लोग एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां हो जाइए कि आप लोगों ने कितनी बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 4 घंटे तक हम यहाँ पे बिना पानी पिए और बिना शौचालय जाए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमने इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को यहाँ सुना है। मैं आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और हमारी एक बहन वंदना और भाई यशवीर का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने मंच पे आके बोलने का साहस किया। बस आर का मतलब रिस्क, पी का मतलब पेशेंस, एस का मतलब स्टेबिलिटी। हमें स्टेबल होकर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए और तीसरे दिन से वापस हमने जो है पढ़ाई छोड़ दी अपनी। और एक शब्द और आता है सी का मतलब है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत सारी बातें हमारे बीच में भी हो चुकी है कि किस तरह से हमें कॉन्फिडेंस तो रखना ही है जीवन में। एक कोट बोल के, 1-2 पंक्तियां बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक कोशिश और कर, मत बैठ तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, तू कर्म पर विश्वास कर। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुल्क की पंचायत का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आपसे इंटरेक्ट होने का एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपनी हासिल की उसके बाद सीधा ये तय मान के चलिए कि जब भी उनकी किसी कॉर्पोरेट, बच्चे भी थोड़े आगे आ जाओ, पीछे जो बैठे हैं ना, यहाँ आ जाओ। देखो मेरी आवाज आ रही है सभी के पास में? मेरा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। उस सबसे पहले हम एक छोटी सी वर्कशॉप करेंगे। छोटी सी है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप कहोगे कि क्या करवा रहे हैं, लेकिन करेंगे जरूर। थोड़ी सी सभी अपने स्पेस मतलब जगह बना ले, बच्चे भी थोड़ा दूर हो जाएगा। इस वर्कशॉप ये है, जो कुर्सियों पे बैठे हैं चाहे तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसे हम एक टॉपिक देते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? जोर से बोले, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ये वर्कशॉप रहेगी। ये नहीं में कई बार कई जगह, क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हुए हो, कई लोगों को बोर्डम भी लग रही होगी, कई लोग थोड़े निराश भी होंगे, शरीर भी टूट रहा होगा, क्यों बैठे। फिर भी जिसने यहाँ तक पेशेंस बनाया है, जिसने अभी तक धैर्य बनाया है, कहीं न कहीं वो आने वाले समय में वो इस समाज के या इस भारत के, इस राजस्थान के या हमारे यादव समाज के कहीं न कहीं नाम रोशन करने वाले। कारण ये है सीटिंग। जिसने सीटिंग करना सीख लिया उसने पढ़ाई करना सीख लिया। जिसके पास सीटिंग नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर सकता। आधे घंटे में पढ़ना वो चीज पढ़ना नहीं है। वो कैसे नहीं होगी डिस्कस करेंगे। पहले छोटी सी वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप ये रहेगी, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक तो होता है स्टैंड अप, एक होता है सिट डाउन। अभी को पता है स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना है, सिट डाउन का मतलब बैठना है। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल विपरीत करने वाले हैं। जब मैं स्टैंड अप बोलूंगा तो आपको बैठना है, बैठे रहना है, और सिट डाउन बोलूंगा तो खड़े होना है। इस छोटी सी क्रिया के अंदर कौन कितना समय दे पाता है आपको पता चल जाएगा। आपका माइंड यहाँ पर है या फिर कहीं बाहर घूम रहा है। समझ रहे हो? Are you ready? Yes, sir. जोर से बोलो, yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Okay. तो स्टैंड अप बोलूंगा तो मैं एक्शन यूं भी कर सकता हूँ। मेरे एक्शन पे मत जाना, मैं तो चालाक हूँ, मैं हराने
है ना। मेरे पर्स में पैसे नहीं है तो मैं पैसे भी आपके लिए रख सकता था इनाम के रूप में, पैसे नहीं है। अब तालियां जरूर है, आपको खूब तालियां मिलेगी जो जीतेगा जो, ठीक है। तो तैयार हो? यस से बोलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। स्टैंड अप का मतलब बैठना है, सिट डाउन का मतलब बस इसी गेम के लिए, बाकी तो स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना है, सिट डाउन का मतलब ओके। लेट्स स्टार्ट। स्टैंड अप, सिट डाउन। आउट नहीं है, पहली बार में माफ कर रहे हैं, पहली बार में माफ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अभी तो चलेगा, थोड़ा लूज चलेगा, थोड़ी देर बाद में हम करेंगे इसको और तेज करेंगे, फास्ट करेंगे, अभी स्लो स्लो करेंगे। स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो अभी देखो अपनी इच्छा से बैठे रहना, जो जिसको लग गया कि मैं आउट हो गया बस बैठे रहना है ना। स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब बैठना ही था, तो बैठना ही था। देखो अभी है ऐसे उम्मीदवार तो अभी देखो, जिस मैंने स्टैंड अप बोला था तो जो खड़े रह गए थे वो बैठे रहना, क्योंकि वो हार गए हैं। 5-10 बच्चे ऐसे थे, मुझे पता नहीं, वो ईमानदारी से वही हिस्सा लेंगे, ठीक है। स्टैंड अप का मतलब बैठना है, सिट डाउन का मतलब अब बेईमानी करके वो भी इसमें हिस्सा करे तो कोई बात नहीं, फिर बेईमानी मत करना, ईमानदारी से, ओके। स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन। अब जो भी एक्शन भी कर लेगा ना, मतलब म्यूजिक कर लिया नहीं, वो भी आउट है, ठीक है। स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये दोनों भी आउट। सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप, वो दोनों भी आउट है, ठीक है। स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, sit down, sit down, stand up, sit down। बस ये एक ही बच्चे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस चली है मतलब बहुत आसान है, लेकिन ये मुश्किल से 2 मिनट चली होगी, मुश्किल से 2 मिनट चली होगी। इसका मतलब आप अपने माइंड को एक जगह पर 2 मिनट भी नहीं रख पाए तो आप दुनिया में बड़ा कैसा करोगे? दुनिया में बड़ा करने का जो सपना आप लोग देखते हो ना, उसके लिए अपने माइंड को एक जगह रखना पड़ता है। ये छोटी सी वर्कशॉप आपको ये चीज सिखाने के लिए थी। अगर आप कुछ करने का सपना देखते हो, अगर आप कुछ करने के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको अपने माइंड की उपस्थिति वहां पर रखना जरूरी था। मैं आपको बता दूं, मैं दुर्गा शंकर हूं। लगभग आप जो ज्यादातर मुझे जानते हैं, ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरी लाइफ को आप लोगों ने देख रखी है। मैं भी अपने पास में अलोद गांव का ही रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता किसान हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप सबको पता है। मैं उसी परिवार से, उसी गांव से, वो कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में कहीं पर गया तो गवर्नमेंट कॉलेज मिला, वो भी यही पढ़ाई करके यही मेहनत की, परसेंटेज अच्छी बनी थी, इसलिए मैं वहाँ पहुंचा। जयपुर पढ़ाई की, साथ मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल में पढ़ाई की तो पूरी कर ली, पर भविष्य पता नहीं मुझे मेडिकल में कुछ करना है या फिर कहीं और। जब मेडिकल में मन नहीं लग रहा था, मेरी उम्र 21 साल हो गई थी, इधर से घर वालों की तरफ से शादी करवा दी गई थी 21 साल की उम्र में, समस्या आ गई थी मेरे सामने। तो अब मेरा दिल उसमें लग नहीं रहा मेडिकल में। मैंने नर्सिंग पूरी कर ली, अब नर्सिंग कर ली तो पैसा भी लग गया, सब कुछ हो गया, पर मन नहीं लग रहा उसमें। मैं इसमें खुश हूँ। वैसे आपको पता है कि क्लिनिक भी चलाने लग गया था, पर मैं उस क्लिनिक को भी बंद करके, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। घर वालों ने शादी भी करवा दी थी, तो समस्याएं आई।
लेकिन उन समस्याओं को घर वालों से लड़ाई करके भाग गया मैं। भागने का मतलब है वापिस कोटा चला गया गांव छोड़ करके। और क्या चुनौती रही, कैसे क्या रहा, उनको यहाँ बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आएगा पता चल जाएगा। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, तो उनको समय के साथ। बात ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कहीं पर आपका मन नहीं लग रहा, हो सकता है आपने गलत रास्ता चुन लिया हो। गलत रास्ते का मतलब है 10वीं पढ़ने के बाद में आपने 11वीं 12वीं में साइंस कर ली, लेकिन आप साइंस के तो स्टूडेंट ही नहीं हो। साइंस कर लिया आपने, इसलिए कि क्योंकि आपके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा साइंस में जाए, आपने साइंस चूज कर ली, पर मन नहीं लग रहा था। बीएससी आपने नीट की तैयारी की, वहां भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपने बीएससी कर ली, बीएससी में फेल हो रहे साहब। क्यों हो रहे? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं था, आप सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से गए कि मेरा माता पिता नाराज नहीं हो जाए। फिर भी आप अपना रास्ता बदल सकते हो। रास्ते कई सारे होते हैं, रास्ता मैंने बदला 21 साल की उम्र के बाद में बदला। मुझे समय लगा, जो चीज मेरे साथियों ने 21 साल की उम्र में कर ली थी, मतलब 22 साल की उम्र में जो मेरे हम साथी थे, जो हम साथ साथ पढ़ते थे, एक ग्रुप था, वो नौकरी लग चुके थे। वही नौकरी में 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में लगा। 5 साल का अंतर, इसलिए अंतर आया क्योंकि मैंने बाद में शुरू किया, रास्ता बाद में बदला। तो हो सकता है आपने रास्ता गलत चुन लिया, लेकिन उस रास्ते से आप वापस मुड़ भी सकते हो। ये होगा, समय लगेगा, पहली चीज तो ये। परंतु वो रास्ते तो इसलिए गलत होते थे कि पहले मार्गदर्शक नहीं थे, ना तो हमें टीचर्स बताते थे। सर, मैंने जब बीएड की थी उस समय मेरी संस्कृत A1 थी, संस्कृत बहुत शानदार थी मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं थी मुझे, मतलब इंग्लिश मैंने की थी ग्रेजुएशन, बीए में मेरी इंग्लिश थी, शास्त्री में इंग्लिश थी, मैंने एमए भी इंग्लिश में नहीं किया था, मैंने बीएड की थी तब भी मेरे पास इंग्लिश थी, परंतु मुझे इंग्लिश नहीं आती। 2012-13 तक की बात है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो नॉर्मल आती थी, डर लगता था पहले ही। वो अपन आपको पता हो, आज भी आपको अगर पढ़ाते होंगे सरकारी स्कूल में टीचर्स ज्यादातर यही फॉलो करते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में है एप्लीकेशन